गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कुछ वीडियो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर हमारा है परमाणु की संरचना, ठीक है, जिसमें से हम परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं। परमाणु क्या होता है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति और गुण पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज। अब ये कैनाल किरणें क्या होती है और प्रोटॉन की खोज किसने की मतलब ये कैनाल किरणें जो होती हैं कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। और ये प्रोटॉन कहाँ था, किसी भी एलिमेंट के नाभिक में दो चीज़ पाया गया था जिसकी खोज सन 1886 में, ठीक है, जिसकी खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन ने इन कैनाल किरणों की खोज क्या किए, कब हुई थी, 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था। ये कैसे किए थे, एक मेथड लिया था, मतलब एक लाइब्रेरी में क्या किए थे, इसको प्राप्त किए थे। इसमें क्या किया उन्होंने लिया, एक ट्यूब लिया था जिसमें कैथोड और एनोड की दो किरणें लगाया था, उसमें फिर विद्युत विसर्जन नलिका लगाया था। फिर उसमें क्या किया, धारा, जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो उन्होंने उसमें कुछ प्रक्रियाएं देखी और उनमें ऐसी प्रक्रियाएं देखी कि कुछ जो रेस थी कैथोड किरण की ओर जा रही थी और कुछ जो किरणें थी एनोड की ओर जा रही थी। तो जो कैथोड किरणों की ओर गई उनको उन्होंने क्या बता दिया था, इलेक्ट्रॉन था। जो एनोड किरणों की ओर जो किरणें जा रही थी उन्होंने बताया कि इनमें क्या है, विद्युत की धनात्मक प्रकृति है, ठीक है। चलिए, फिर एक वैज्ञानिक और आए, उन्होंने इसी पे क्या किया, रिसर्च किया और खोज की कि क्या इन्होंने सही बताया या गलत। फिर उन्होंने जब वो प्रैक्टिकल किया या प्रयोग किया तो उन्होंने सेम प्रोसेस वही पाया। उन्होंने क्या किया था 1897 में, वो कब किए थे, 1897 में प्रयोग करके यही सिद्ध किया कि जो कैनाल किरणें होती हैं इनके जो कण होते हैं कैसे होते हैं, धनात्मक प्रकृति के होते हैं। फिर इसके बाद आए जे थॉमसन, ठीक है, इन्होंने 1897 में इन किरणों का नाम धन किरणें दिया, ठीक है। कैनाल किरणों का नाम जे थॉमसन ने क्या कर दिया, ये किस प्रकार की किरणें हैं, धनात्मक प्रकार की किरणें हैं। जो किरणें धनावेशित कणों से बनी होती है, ठीक, उन्होंने बताया कि जो किरणें धनावेशित कणों से बनी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैनाल किरणें या फिर, ठीक है, प्रोटॉन की खोज इसी को बोलते हैं। जब प्लस की खोज हो गई तो इसी को क्या बोल दिए, प्रोटॉन है, ठीक है। जो किरणें धनात्मक थी, जो कण थे उनको क्या बोला, किसी पदार्थ में जो धनात्मक उपस्थित रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अब चलिए धन किरणों के गुण के बारे में जानते हैं, क्या जैसे धन किरणों के गुण और प्रकृति क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था जो कि ऋणात्मक किरणें थी, अब इसी प्रकार से धनात्मक किरणों के गुण जस्ट इसके क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो देखो, जो धनात्मक किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये किरणें चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित, मीन्स इनका जैसे कोई क्षेत्र हो गया, इन किरणों को इस क्षेत्र से पास किया जाए, मतलब गुजारा जाए, ठीक है। तो क्या होते हैं, इनके मार्ग में पड़ने वाला जो माध्यम होता है, अगर विद्युत हो, कैसा हो, विद्युतीय हो या चुंबकीय हो, ठीक है, कैसा हो, विद्युतीय हो या चुंबकीय हो, तो ये अपने मार्ग से जैसे सीधे जा रही हैं या तो मुड़ जाएंगी या तो सीधे ही निकल जाएंगी, ठीक है। विक्षोभित का मतलब होता है अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये किरणें क्या होती हैं, अपने मोमेंट में क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं। मतलब जब ये किरणें उस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो उनमें धनात्मक और ऋणात्मकता के कारण ये किरणें धनात्मक होती हैं तो ऋणात्मक की ओर से धनात्मक की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ये क्या करते हैं, अपने मार्ग को विचलित कर देती या परिवर्तित कर देती हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो धन किरणें होती हैं, ठीक है, जो धन किरणें होती हैं वो फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये जो धन किरणें होती हैं किसको प्रभावित करती हैं, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। फिर इनका चौथा गुण ये होता है कि ये किरणें धातुओं, क्या मतलब, ये किरणें जो होती हैं धातुओं की बहुत पतली पन्नी को बेध कर आर पार निकल जाती हैं। कहने का मतलब जैसे कोई धातु है, हम सोना ले लेते हैं,
इसकी बहुत पतली सी एक फिल्म बनाते हैं। ठीक है, फिल्म मीन्स चादर होता है या तो पतली पन्नी। तो क्या करती है, जो धनात्मक किरणें जाती हैं इसको क्या करती, बेचते हुए निकल जाती है। इट मीन्स इसको पार करके निकल जाती हैं। फिर नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि जो धन किरणें होती हैं वो प्रदीप्त और स्फुरदीप्ति। प्रदीप्त मीन्स जैसे कोई चीज़ अंधेला रहता है, अचानक उसमें से उजाला उत्पन्न होने लगता है, उसे बोलते हैं प्रदीप्त। मीन्स स्वयं से उत्सर्जित एनर्जी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, स्फूर्त दीप्ति भी उत्पन्न करती हैं। कौन, ये धन किरणें जो होती हैं इनमें प्रदीप्त और स्फुरदीप्त दोनों उत्पन्न करने की प्रकृति होती है। और नेक्स्ट इसका है कि इन किरणों का जो वेग होता है, इन किरणों का जो वेग होता है कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। जैसे जो हमने इलेक्ट्रॉन का वेग पढ़ा था, मीन्स कैथोड किरणें थी, लेकिन जो धनात्मक एनोड किरणें होती हैं उनकी जो वेग होता है, क्या होता है, चलने की गति होती है, उनसे कम होती है। ठीक है, ये थे इनकी प्रॉपर्टीज़, गुण मीन्स। अब आइए इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, प्रकृति के बारे में। तो धनात्मक किरणों की प्रकृति क्या होती है, तो धनात्मक किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, इसकी प्रकृति क्या है, जो धनात्मक किरणें होती हैं वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, जो धन किरणें होती हैं के कण के लिए आवेश, जो धन किरणें होती हैं इनके कणों के लिए जो आवेश होता है E और द्रव्यमान m का अनुपात विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इट मीन्स जैसे इस प्लस का जो आवेश है E और इसका द्रव्यमान क्या है m, ये क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, जो विसर्जन नलिका में क्या लिए होते हैं, गैस लिए होते हैं, ये इस किरण की प्रकृति किस पे निर्भर करेगी, जो विसर्जन नलिका में गैस होती है। और इनका द्रव्यमान क्या होता है, अनुपात में होता है, E/m, मतलब आवेश बटा द्रव्यमान होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, जो विसर्जन नलिका में हम गैस लेते हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम गैस किस प्रकार का लिए हैं, सक्रिय लिए हैं कि अक्रिय लिए हैं। ठीक है, इनका ये गुण होता है। ठीक है, और ये विभिन्न गैसों से प्राप्त धन किरणों के लिए E/m का मान भिन्न होता है। और जैसे जो गैस लेते हैं हम, उसमें जैसे जैसे गैस को हम परिवर्तित करते रहेंगे तो इनका जो अनुपात E/m का मान होगा वो बदलता रहता है। ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोजन लिया तो इसका मान सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि 1 है। जैसे यहाँ पे हीलियम ले लिया तो इसका मान चेंज हो सकता है, 1.0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये। और E/m = होता है 9. ठीक है, 9.579 इंटू 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम, कूलाम प्रति ग्राम। ठीक है, ये इसका E/m की क्या होती है, वैल्यू होती है। अब ये जो E/m की वैल्यू है, इसमें अगर कोई हम गैस लेते हैं, जिस टाइप का गैस होगा उसका वो मान दिया होगा, उसमें इसका मल्टीपल होगा, तो इसका मान जो होता रहता है बदलता रहता है। किस पे डिपेंड करता है, गैस पे।